सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने पिछले प्रकरण में व्याकरण पुस्तक का पाठ कारक पढ़ा था। वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। उसकी परिभाषाएं और उनके साथ उनके उदाहरण और उनके विभक्ति चिन्ह, ये आपके लिए एग्जाम के लिए याद करने के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कारक समझ में आ जाते हैं, उनकी परिभाषा याद हो जाती है और उनके भेद समझ में आ जाते हैं, उनके उदाहरण आपको समझ में आ जाते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह भी, तो आपके लिए वो पाठ बहुत आसान हो जाएगा। आपको उसमें कोई भी कठिनाई का सामना नहीं होगा। आज हम अपने इस प्रकरण में व्याकरण के पाठ सर्वनाम, जो कारक के अगला पाठ है, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्वनाम को अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो क्या बनेगा? अगर सर्वनाम का हम दो भागों में बांट दें तो क्या बनेगा? सर्वनाम। सर्व और नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी वाक्य होता है, जैसे शीला खाना खाती है, शीला खाना खाती है, शीला स्कूल जाती है, शीला समय पर पढ़ती है, शीला बहुत अच्छा नाचती है, शीला गाना गाती है, शीला समय पर पढ़ती है, शीला रात को समय पर सोती है। तो इन सब लाइनों में बार बार शीला का शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है और शीला शब्द क्या है? संज्ञा शब्द। लेकिन अगर एक गद्यांश में हम सारी बातें शीला के बारे में कर रहे हैं और हर वक्त हर पंक्ति में हमने सबसे पहला शब्द शीला प्रयोग किया है, तो बार बार उस गद्यांश में शीला शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। वो उस गद्यांश की सुंदरता को, उसके महत्व को कम कर देता है। इसलिए हमने सबसे पहले शीला का नाम एक बार प्रयोग में लाया उस वाक्य में, और संपूर्ण गद्यांश में, पूर्ण गद्यांश में हमने उस शीला शब्द की जगह अगर उसका प्रयोग मिलाए, उसका शब्द प्रयोग मिलाए, तो उसका जो शब्द है वो शीला के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। और शीला क्या थी? शीला संज्ञा थी। तो जो शब्द उसके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होगा वह सर्वनाम कहलाएगा। कहने का आशय ये है कि शीला हमने एक बार प्रयोग किया, वो संज्ञा शब्द था, लेकिन बार बार शीला शब्द की जगह हमने उसका नामक सर्वनाम प्रयोग किया, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। इसलिए इस वाक्य में शीला शब्द की जगह उसका शब्द यूज किया गया है और उसका शब्द जो है वो सर्वनाम है। आया समझ में आपको कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। वाक्यों में संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि वाक्य में अगर संज्ञा शब्द है और बार बार अगर वही संज्ञा शब्द प्रयोग में आ रहा है तो वो शब्द उचित नहीं होगा। उसके स्थान पर जो सर्वनाम, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो प्रयुक्त होंगे शब्द, वही हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। वाक्य में सर्वनाम भी प्रकार करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं, और हमने अगर एक बार संज्ञा शब्द प्रयोग किया संपूर्ण गद्यांश के लिए, हमने उसकी जगह अगर हमने कोई सर्वनाम यूज किया तो सर्वनाम भी वाक्य में वही कार्य करते हैं जो शब्द संज्ञा करते हैं। मीन्स जो प्रयोग संज्ञा का होता है उसी के स्थान पर वही कार्य सर्वनाम शब्दों का भी होता है। अब है सर्वनाम के भेद। जिस तरह से सभी संज्ञा शब्द एक ही तरह के नहीं होते, जिस तरह से सभी संज्ञा शब्द एक ही तरह के नहीं होते, ठीक उसी प्रकार सभी सर्वनाम शब्द भी एक तरह के नहीं होते। हमने जब संज्ञा पाठ पढ़ा था PT1 में, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि संज्ञा के भी प्रकार हैं। पढ़ाया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही जिस तरह संज्ञा एक ही तरह के नहीं होते, ऐसे ही उसी के जैसे ही सर्वनाम भी एक ही तरह का नहीं होते। सर्वनाम भी अलग अलग तरीके के होते हैं और हमारी हिंदी व्याकरणिक भाषा में सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं, जिसमें से पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक।
कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये हैं हमारे 6 भेद सर्वनाम के। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। जो सर्वनाम वक्ता मीन्स बोलने वाला, वक्ता बोलने वाला जिसके लिए जो बोल रहा है, श्रोता सुनने वाला जो बोलने वाले की बात सुन रहा है, तथा अन्य किसी के लिए प्रयुक्त होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं, तू, वह आदि। अब इन वाक्यों को ही देखिए। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपयुक्त वाक्य को ध्यान से देखने से पता चलता है कि वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे और तुम। तो ये तीनों से स्पष्ट होता है कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। इन तीनों की परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सबसे पहला है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। वक्ता मीन्स बोलने वाला, जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं मीन्स अपने लिए करता है। जिस सर्वनाम के प्रयोग में वक्ता स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, मुझे, हमें, मेरा, मुझको आदि। मैं खाना खाता हूँ। हम घूमने जाते हैं। मुझे नीला रंग बहुत पसंद है। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। हमें कल घूमने जाना है। मेरा घर पास में है। मुझको ठंड लग रही है आदि। तो इनमें मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति के लिए स्वयं के लिए हुआ है, चाहे जो लिख रहा है चाहे कोई वक्ता बोल रहा है। तो इन सर्वनामों का प्रयोग व्यक्ति ने स्वयं के लिए मीन्स खुद के लिए किया है। तो जहाँ व्यक्ति स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक होता है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक मीन्स श्रोता, संवाद। श्रोता मीन्स संवाद, सुनने वाला। करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है श्रोता, संवाद करते समय, श्रोता मीन्स सुनने वाला, संवाद बातचीत करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर आपको थोड़ा और इजी करके बताएं तो बोलने या लिखने वाले द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, मुझको, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। कौन कौन से ऐसे? तू, तुम, तुमको, तुझे, आदि, आपको, आपके आदि। तो ये किसके लिए किया गया? ये श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है, बातचीत करते समय मीन्स कि वो व्यक्ति जो किसी से बात कर रहा है वह मध्यम पुरुषवाचक कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, बताती हूँ मैं आपको। तू किधर जा रहा है? तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? तुमको, मैंने कल तुमको देखा था। तुझे खाने में क्या पसंद है? आप लोग कब आए? आपको, कल मैं आपको एक उपहार दूंगा।
आपके, मैं ये किताब आपके लिए लाया हूँ आदि। तो इन वाक्यों में तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि सर्वनामों का प्रयोग हुआ है और ये प्रयोग किसी दूसरे के लिए भी संवाद करते समय श्रोता ने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो। मतलब कि जब कोई बोल रहा है या लिख रहा है तो वो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता, वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, या लेखक और पाठक, लेखक और पाठक मीन्स लिखने वाला, पाठक पढ़ने वाला, इन सबको छोड़कर किसी अन्य तीसरे के लिए प्रयोग में लाया जाए, किसी अन्य तीसरे को संबोधित किया जाए, तो वहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मीन्स इसमें ना तो वक्ता जो बोल रहा है वो अपने लिए कर रहा है इन सर्वनामों का प्रयोग, ना ही जो उसकी बात सुन रहा है उसके लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए ना होकर जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी तीसरे के लिए हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा होगा? वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि। वह रोज़ घूमने जाता है। यह मेरा घर है। उनसे पूछ लो उनको खाने में क्या पसंद है। ये बात तुम उनसे पूछ लेना। इन्हें क्या खाना है, उन्हें कहाँ जाना है, उसके पास क्या क्या है, इसने क्या कहा आदि। तो इन वाक्यों से हमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान हो रही है। अर्थात यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है जहाँ पर बात किसी तीसरे के को संबोधित करने के लिए की जा रही है। अब हमारे पुरुषवाचक के बाद दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का नाम दूसरा क्या है? संकेतवाचक भी है। हम निश्चयवाचक को किस दूसरे नाम से भी जानते हैं? संकेतवाचक। संकेतवाचक जो सर्वनाम निकट या दूरी की किसी वस्तु की ओर संकेत करें, जो सर्वनाम निकट या किसी वस्तु की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किसी की तरह संकेत, किसी की तरह पहचान, मतलब बता रहे हैं कि जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर, चाहे पास की वस्तु हो चाहे दूर की हो, लेकिन उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, मतलब पता है कि ये बात निश्चित है, निश्चय ही है, तो वो संकेत हो रहा है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम भी है। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों को देखिए, यह मेरी पुस्तक है। निश्चयवाचक के लिए हम वैसे जो यूज़ करते हैं, जो वो करते हैं, यह वह आदि। क्या यूज़ करते हैं इसके लिए? यह वह आदि। तो ये लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, ये मेरी पुस्तक है। तो पता है कि ये पुस्तक किसकी है? उसी की है। किसकी तरह संकेत हो रहा है? उसकी तरह संकेत हो रहा है। वह माधव की गाय है, तो वह गाय किसकी है? संकेत किसकी तरफ हो रहा है? माधव की। वह राम के भाई हैं, तो यहाँ पर संकेत किसकी तरफ हो रहा है? कि वह राम के ही भाई हैं। तो यहाँ पे यह, वह, इन पहचान से सर्वनाम शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति आदि की तरफ निश्चित संकेत हो रहा है। अतः यहाँ संकेतवाचक सर्वनाम अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में शायद कुछ निश्चित ना हो। अनिश्चयवाचक में तो यह था कि किसी निश्चित व्यक्ति की तरफ ही हमें संकेत मिल रहा था, और यहाँ पर क्या अनिश्चय में शायद हो सकता है कि किसी की तरफ कोई चीज़ निश्चित ना हो। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, निश्चित पदार्थ या बोध कि वो चीज़ कन्फ्यूजन में रहती है कि ये इसकी है या नहीं है, तो निश्चित नहीं है कि ये इसकी ही है, तो वो अनिश्चित हो गया। तो जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, बाहर कोई है मीन्स पता नहीं है कि कौन है। मुझे कुछ नहीं मिला, उसे कुछ नहीं मिला, उसे जो चाहिए था वो हमें नहीं पता, उसे कुछ नहीं मिला मीन्स कुछ भी नहीं मिला। इन वाक्यों को देखिए, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो कोई से हमें पता चल रहा है कि ये अनिश्चय है, हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, नहीं पता कौन खड़ा है। स्वाद में कुछ कमी है, लेकिन ये नहीं पता कि नमक कम है कि चीनी, मतलब स्वाद में क्या कमी है।
तो कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति मीन्स किसी के होने ना होने का पता चल रहा है, ये नहीं पता कि कौन है क्या नहीं, क्या घटना घटी, क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ कन्फ्यूज़न की सेंस में जा रहा है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि है कौन, कुछ हुआ है, क्या हुआ है, कुछ वास्तविकता सी निश्चित हमें नहीं हो पा रही है। अतः यहाँ अनिश्चित सर्वनाम है। और अनिश्चित सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, क्या, कुछ, इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। कुछ और उदाहरण देखिए। नेहा के घर लखनऊ से कोई आया है। अब नेहा के घर लखनऊ से कोई आया है, हमें ये नहीं पता कि कौन आया है। मेज पर क्या रखा है, अब मेज पर क्या रखा है नहीं पता हमें कि क्या रखा है। वस्तु अगर निश्चित होती तो वह निश्चितवाचक सर्वनाम में चली जाती, लेकिन ये मेज पर क्या रखा है ये हमें अनिश्चित हो रहा है। वस्तु पदार्थ की वास्तविकता समझ में नहीं आ रही है कि क्या है क्या नहीं है। तो जिन वाक्यों में जो सर्वनाम हमें वास्तविकता को प्रकट नहीं करते वो अनिश्चित सर्वनाम की सेंस हमें समझाते हैं। तो आपको आज मैंने शुरू के 3 पुरुषवाचक और पुरुषवाचक के 3 भेद, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक समझाएं। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और हमारे अब 3 सर्वनाम रह गए हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये हम अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। और आपको इस PDF के माध्यम से मैं एक वर्कशीट दे रही हूँ जो आपको अपनी कॉपी में भी करनी है। वो आपको MCQ की वर्कशीट दे रही हूँ और अगले प्रकरण के साथ में आपको इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर भी दूंगी। जो सभी कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है। आप अपने लिखने के कार्य को समय पर पूरा करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम्स में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये नहीं पता कि हमारी आगे की कंडीशन कैसी होगी, स्कूल खुलेंगे भी या नहीं खुलेंगे। लेकिन हम उसी हिसाब से आपको MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों दे रहे हैं। तो आप उस सभी कार्य को समय पर पूर्ण करें। इसी आशा के साथ हम अगले प्रकरण में मिलेंगे। आपको समझ में आया होगा। सायरा।